Hello students, welcome to the part 2 of portfolio performance evaluation. अब तक हम समझ चुके हैं पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका नेचर, फैक्टर्स और कन्वेंशनल मेथड्स। अब हम मूव करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और साइंटिफिक मेथड्स पर, जो कि हैं रिस्क एडजस्टेड मेथड्स ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, सिर्फ रिटर्न देखना काफी नहीं होता है। रिस्क के साथ रिटर्न को जज करना ही ट्रू इवैल्यूएशन माना जाता है ना। तो रिस्क एडजस्टेड जो मेथड्स हैं उसमें बेसिकली वी टॉक अबाउट कि जो हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न है, ठीक है, उसको हम रिस्क के साथ एडजस्ट करके इवैल्यूएट करते हैं। इसका मतलब है कि कितना रिटर्न मिला है एंड उसके लिए हमने उस रिटर्न कमाने के लिए हमने कितना रिस्क लिया है, हम उसको भी देखते हैं। सो ये मेथड्स हमें बताते हैं पोर्टफोलियो की एफिशिएंसी के बारे में, मैनेजर के स्किल के बारे में एंड उसके रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी के बारे में, राइट। सो रिस्क एडजस्टेड मेथड्स एडजस्ट रिटर्न्स टू रिफ्लेक्ट रिस्क अंडरटेकन, मेकिंग परफॉर्मेंस कंपैरिजन मोर मीनिंगफुल, राइट। एंड इट इज वाइडली यूज्ड मेथड, ठीक है, एंड वाइडली यूज रिस्क एडजस्टेड मेजर्स आप देखें तो शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, देन वी हैव जेंसन सेल्फा, देन वी हैव मोदिग्लानी एंड मोदिग्लानी मेथड, देन ट्रेनर स्क्वाड हमारे पास होता है ना। नाउ रिस्क एडजस्टेड इवैल्यूएशन हमें क्यों नीडेड होता है? तो स्टूडेंट्स एक सिंपल एग्जांपल समझिए कि मान लो कि आपके पास दो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो ए एंड पोर्टफोलियो बी, राइट। सो पोर्टफोलियो ए जो है आपको 15% रिटर्न दे रहा है विद हाई रिस्क, राइट। एंड अब पोर्टफोलियो जो बी है वो आपको 13% रिटर्न दे रहा है विद लो रिस्क, ठीक है। तो आप ये वाला पोर्टफोलियो चूज करोगे या ये वाला? ऑब्वियसली यू विल चूज पोर्टफोलियो बी, राइट, क्योंकि उसने कम रिस्क के साथ बेटर परफॉर्मेंस दी है, राइट। इसलिए रिस्क एडजस्टेड मेथड्स जरूरी होते हैं, है ना। अगर आप कन्वेंशनल मेथड्स को देखोगे तो आप तो ए वाला पोर्टफोलियो चूज कर लोगे, बट जो 15% है वो आपको हाई रिस्क के साथ मिल रहा है एंड पोर्टफोलियो बी में आपको 13% विद लो रिस्क मिल रहा है। नाउ आप सही डिसीजन कब ले पाओगे? जब आप उसके साथ में रिस्क को भी देखोगे। तो रिस्क एडजस्टेड मेथड्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना। शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेंसन सेल्फा एंड मोदिग्लानी मेथड। एंड लास्ट में अगर आप देखो, ये ट्रेनर रेशियो का एक ट्रेनर नहीं, ट्रेनर्स की स्क्वाड भी है जो यूज किया जाता है। तो चलिए इन सबको डिटेल में हम समझते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज शार्प रेशियो। शार्प रेशियो जो है दैट वाज डेवलप्ड बाय विलियम एफ शार्प इन द ईयर 1966, ठीक है। शार्प रेशियो जो है वो मेजर करता है कि एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क, कि पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क हमारा एक्सेस रिटर्न कितना था, ठीक है। सो टोटल रिस्क में बेसिकली हम दोनों ही रिस्क लेते हैं, सिस्टमैटिक एज वेल एज अनसिस्टमैटिक रिस्क। एंड ये चीज आप जब मैंने आपको शार्पे का सिंगल इंडेक्स मॉडल कराया तो मैंने आपको तभी बताया था, ठीक है। एंड इसके अंदर जो पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, राइट। एंड अगर आप याद करें तो जो शार्प रेशियो है दैट इज द स्लोप ऑफ कैपिटल एलोकेशन लाइन एंड कैपिटल मार्केट लाइन की जो स्लोप जो होती है वो हाईएस्ट मैक्सिमम शार्प रेशियो होती है ना। एंड अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं तो इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है इससे, जितना ज्यादा शार्प रेशियो ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हमारी बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस होगी। हायर रेशियो का मतलब है ज्यादा रिटर्न फॉर लेस रिस्क, ठीक है। लेस टोटल रिस्क के लिए ज्यादा रिटर्न, राइट। एंड शार्प रेशियो बेसिकली कंपेयर करता है डिफरेंट रिस्क लेवल के पोर्टफोलियोज को, राइट। तो इट इज सुटेबल व्हेन पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट्स टोटल इन्वेस्टर वेल्थ, राइट। तो शार्प रेशियो की यूजेस क्या हैं? सो फर्स्ट यूज इज रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को ये मेजर करता है, ठीक है। एंड सेकंड इज इन्वेस्टर की टोटल वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड इट इज सुटेबल फॉर पुअरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज, या फिर आप कह सकते हैं अनडाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज के लिए शार्प रेशियो सुटेबल होता है। एंड
इसमें हम रिटर्न्स पर यूनिट ऑफ वॉलेटिलिटी जो है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो हायर शार्प रेशियो बेसिकली बेटर परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, राइट? एंड अगर आप इसकी लिमिटेशंस देखें तो इट अज्यूम्स दैट रिटर्न्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? टोटल रिस्क को ये कंसीडर करता है, ठीक है? चाहे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो या ना हो, एक्सट्रीम वैल्यूज से ये डिस्टॉर्टेड हो सकता है, ठीक है? नाउ एक एग्जांपल देखते हैं। आपको बेसिकली मैनेज एंड मार्केट पोर्टफोलियो दे रखे हैं, एंड मैनेज पोर्टफोलियो जो है 20% का रिटर्न कमा रहा है, जबकि मार्केट पोर्टफोलियो 13% का रिटर्न कमा रहा है। रिस्क फ्री रेट दोनों में ही 4% आपको देखने को मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि रिस्क, टोटल रिस्क जो है मैनेज पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा है, दैट इज 32%। एंड मार्केट पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन या आपको टोटल रिस्क देखने को मिल रहा है, दैट इज 20%, राइट? तो हम सबसे पहले शार्प रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? रिस्क प्रीमियम। दैट इज पोर्टफोलियो के रिटर्न में से अगर आप रिस्क फ्री रेट माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिस्क प्रीमियम। तो मैनेज पोर्टफोलियो के केस में 20% माइनस 4%, दैट इज 16% आपका क्या आ गया? रिस्क प्रीमियम। एंड मार्केट पोर्टफोलियो के केस में 13% माइनस 4%, यानी कि 9% क्या आ गया आपका? रिस्क प्रीमियम। स्टेप 2 इज आप शार्प रेशियो कैलकुलेट करोगे। शार्प रेशियो का आपने फॉर्मूला पढ़ा कि रिस्क प्रीमियम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट? तो आप क्या करोगे? आपका रिस्क प्रीमियम कितना निकला मैनेज पोर्टफोलियो का? 16, है ना? और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है पोर्टफोलियो का? मैनेज पोर्टफोलियो का 32%। तो आपका शार्प रेशियो आ गया 0.50। तो इसका मतलब क्या है कि मैनेज पोर्टफोलियो अर्न्स 0.50 excess returns for each unit of risk taken, right? Now we have sharp ratio of market portfolio, ठीक है? रिस्क प्रीमियम हमने निकाला था 9, एंड टोटल जो रिस्क था, जो स्टैंडर्ड डेविएशन दैट था, दैट वाज 20%, ठीक है? तो शार्प रेशियो कितनी आ गई आपकी? 0.45। दिस मींस कि मार्केट अर्न 0.45 एक्सेस रिटर्न फॉर ईच यूनिट ऑफ रिस्क टेकन। तो अब दोनों को कंपेयर करोगे, 0.50 जो है वो ग्रेटर है 0.45 से, तो इसका मतलब है कि मैनेज पोर्टफोलियो की हायर शार्प रेशियो है ना? तो बेसिकली जो मैनेज पोर्टफोलियो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट इज ट्रेनर रेशियो, ठीक है? ट्रेनर रेशियो को डेवलप किसने करा था? जैक एल ट्रेनर ने इन द ईयर 1965। एंड ट्रेनर रेशियो का मतलब क्या होता है? ट्रेनर रेशियो बेसिकली मेजर करता है एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ बीटा या पर यूनिट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है? तो सिस्टमेटिक रिस्क को इसमें बेसिकली मेजर करते हैं हम बीटा से। एंड ट्रेनर रेशियो का जो फॉर्मूला है दैट इज एक्सेस रिटर्न टू बीटा, ठीक है? एक्सेस रिटर्न टू बीटा, ठीक है? तो एक्सेस रिटर्न टू बीटा आप कैसे कैलकुलेट करते थे? आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, राइट? एंड जितनी ज्यादा हमारी ट्रेनर रेशियो हाई होती जाएगी, इसका मतलब है हमारी परफॉर्मेंस उतनी ही बेटर है। एंड हाई रेशियो का मतलब है मार्केट रिस्क के लिए, ठीक है, ज्यादा हमें कंपनसेशन मिल रही है, ठीक है? एंड इट इज सुटेबल फॉर वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ठीक है? ये मेथड तब यूज होता है जब हमारे जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड हो, ठीक है? तो ट्रेनर रेशियो के अगर आप यूजेस देखें तो सबसे पहला है कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज को इवैल्यूएट करता है, ठीक है? मार्केट रिस्क एफिशिएंसी जो है आपको ये बताएगा, ठीक है? इट इवैल्यूएट द मार्केट रिस्क एफिशिएंसी, ठीक है? देन जो इट मेजर्स रिटर्न्स अर्न्ड फॉर मार्केट रिस्क ओनली, ठीक है? सिंपल एंड सुटेबल व्हेन पोर्टफोलियो इज अ पार्ट ऑफ total investor wealth, ठीक है? एंड इट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द पोर्टफोलियोज विद डिफरेंट बीटास, ठीक है? डिफरेंट बीटा पोर्टफोलियोज को ये कंपेयर करता है, ठीक है? अब जितनी ज्यादा हमारी ट्रेनर रेशियो हाई होगी उतनी ज्यादा बेटर हमारी मार्केट की परफॉर्मेंस होगी, उतना ही ज्यादा हमारा रिटर्न होगा। एंड लिमिटेशंस अगर आप देखें, इट इज नॉट सुटेबल फॉर अनडाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ठीक है? एक्यूरेट बीटा एस्टिमेशन इसमें जरूरी होता है। एंड कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को ये इग्नोर करता है, राइट? इसी इसका भी आप एग्जांपल देख लीजिए। तो मान लीजिए बेसिकली आपको मैनेज पोर्टफोलियो एंड मार्केट पोर्टफोलियो का डेटा गिवन है। मैनेज पोर्टफोलियो से आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है एंड मार्केट पोर्टफोलियो से आपको 13% का रिटर्न मिल रहा है। दोनों में ही रिस्क फ्री रेट 4% है। एंड बीटा इन मैनेज पोर्टफोलियो 1.5 है एंड मार्केट पोर्टफोलियो में बीटा क्या है हमारा? 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बीटा है, ठीक है, दोनों के वो मेंशन कर देंगे
ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम समझेंगे। देखो बीटा जो है 1.5 का मतलब क्या है कि मार्केट से 1.5 टाइम्स जो है हमारा मैनेज पोर्टफोलियो रिस्की है, ठीक है। एंड मार्केट पोर्टफोलियो अगर 1 है दैट मीन्स जितना चेंज मार्केट के अंदर आएगा उतना ही हमारा मार्केट पोर्टफोलियो के अंदर आएगा, ठीक है। हायर रिस्क का मतलब है हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेस रिटर्न को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक्सेस रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पोर्टफोलियो रिटर्न में से रिस्क फ्री रेट माइनस कर देंगे, जैसे हमने पिछले में करा था, ठीक है। फर्स्ट का मैनेज पोर्टफोलियो का हमारे पास एक्सेस रिटर्न जो है 16% आ जाएगा, एंड सेकंड वाले में हमारे पास मार्केट पोर्टफोलियो वाले केस में हमारे पास एक्सेस रिटर्न कितना आ जाएगा? 9%। आफ्टर दैट हम ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सेस रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा। एक्सेस रिटर्न इन फर्स्ट केस वाज 16 एंड बीटा वाज 1.5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? 10.67, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मैनेज पोर्टफोलियो है वो 10.67% एक्सेस रिटर्न दे रहा है हर एक यूनिट ऑफ मार्केट रिस्क, हर एक यूनिट ऑफ बीटा के लिए। एंड मार्केट पोर्टफोलियो के केस में हमारी ट्रेनर रेशियो कितनी आई? 9%। तो इसका मतलब है कि बेसिकली जो मार्केट है वो 9% एक्सेस रिटर्न कमा रहा है फॉर ईच यूनिट ऑफ बीटा, है ना। तो आप देख ही सकते हैं कि ट्रेनर रेशियो इन फर्स्ट केस इज हायर, सो ये जो है एक बेटर पोर्टफोलियो है, ठीक है। अ, तो द मैनेज पोर्टफोलियो जिसका बीटा 1.5 है उसमें हायर सिस्टमेटिक रिस्क है, लेकिन वो अभी मतलब हायर रिस्क को एडजस्ट करने के बाद भी ये ज्यादा रिटर्न दे रहा है पर यूनिट ऑफ बीटा। So basically, it outperformed the market on a systematic risk adjusted basis, and high trainer ratio जो है better performance को indicate कर रही है। So sharp ratio adjust for total risk and trainer ratio adjust for market risk, ठीक है। sharp ratio में हमने total risk consider करा था जिससे हम standard deviation से reflect करते थे, ठीक है। इसमें हमने systematic as well unsystematic risk जो है उसमें total risk के अंदर आते हैं, लेकिन ट्रेनर रेशियो के अंदर ओनली वी टॉक अबाउट सिस्टमैटिक रिस्क जिसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ट्रेनर रेशियो जो है वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज के लिए यूज होती है, जबकि शार्प रेशियो जो है अनडाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए यूज होती है। So students, next is Jensen's alpha. So Jensen's alpha was developed by Michael C. Jensen in the year 1968, and it measures the difference between actual return and expected return. एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? CAPM के फॉर्मूले से। आपको पता है कि हम मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं अल्फा का मीनिंग। अल्फा क्या होता है? एक्सेस रिटर्न, है ना। कि हमारे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे कितना ज्यादा हमारे एक्चुअल रिटर्न ने मतलब कितना ज्यादा हमारा एक्चुअल रिटर्न है, सो दैट एक्सेस रिटर्न इज अल्फा। एंड वो बेसिकली जेंसन ने दिया था, ठीक है। एंड इसीलिए इसे जेंसन अल्फा बोला जाता है, राइट। सो एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न का अगर आप डिफरेंस देखेंगे दैट इज अल्फा। सो एक्चुअल रिटर्न इज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। एंड अगर आप उसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? CAPM वाला फॉर्मूले से। CAPM का क्या फॉर्मूला था? रिस्क फ्री रेट, राइट, प्लस बीटा, बीटा आई, ठीक है, बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी, एंड उससे मल्टीप्लाई करेंगे आप अगर रिस्क प्रीमियम, दैट इज RM माइनस RF, है ना। सो ये आपका आ जाएगा अल्फा का फॉर्मूला, ठीक है। दैट इज एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट। तो यही आपका फॉर्मूला आ गया है अल्फा का। एंड बेसिकली अगर अल्फा जो है, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स कि पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म करा है, सुपीरियर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एंड अगर अल्फा 0 के इक्वल है दैट मीन्स पोर्टफोलियो ने एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म करा है। अगर अल्फा इज लेस देन 0 दैट मीन्स पोर्टफोलियो ने अंडर परफॉर्म करा है, इंफीरियर परफॉर्मेंस दिखाई है। Now next is uses of Jensen's alpha, right? So the first use is direct measure of manager skill. अल्फा पॉजिटिव है दैट मीन्स जो हमारा मैनेजर है वो स्किल्ड है। अगर अल्फा नेगेटिव है दैट मीन्स हमारा मैनेजर जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सेकंड इज इट वैल्यूएट्स एबनॉर्मल और एक्सेस परफॉर्मेंस। CAPM के ऊपर जो एक्स्ट्रा रिटर्न आता है उसे एबनॉर्मल रिटर्न कहते हैं, एंड जेनसेंस अल्फा वही एबनॉर्मल रिटर्न मेजर करता है। नेक्स्ट इज helps identify value added by the portfolio manager, right, and
it helps investors choose better managers. Investors हाई अल्फा वाले मैनेजर्स को प्रेफर करते हैं एंड लो अल्फा वाले मैनेजर्स को रिप्लेस करते हैं, राइट। एंड इट इज यूजफुल फॉर वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ये मेथड अज्यूम करता है कि पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड है, बीटा एक्यूरेट रिस्क शो करता है, राइट। एंड इट इज कॉमनली यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है, पेंशन फंड्स है और इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली जेनसेस अल्फा का यूज करते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, राइट। एंड ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर अल्फा ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स सुपीरियर परफॉर्मेंस, इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स एवरेज और एज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, एंड अल्फा इज लेस देन जीरो देन इट मीन्स inferior परफॉर्मेंस। एंड लिमिटेशंस अगर आप देखें तो दैट इज कि बेस्ड ऑन CAPM assumptions की मार्केट जो है एफिशिएंट है, सिंगल रिस्क फैक्टर है, बीटा रिस्क फ्री बोरोइंग पॉसिबल, बट रियलिटी में ये assumptions जो हैं वो परफेक्ट नहीं होती हैं। देन बेंचमार्क सिलेक्शन की प्रॉब्लम इधर रहती है, ठीक है। गलत मार्केट इंडेक्स अगर हमने यूज कर लिया तो अल्फा भी मिसलीडिंग हो जाएगा, and that's why it is sensitive to the benchmark choice, and it is suitable only for well diversified portfolio। undiversified portfolio के लिए शार्प रेशो जो है वो ज्यादा एक अप्रोप्रिएट जो रेशो मानी जाती है, राइट। सो हम जेंसेस अल्फा को कब यूज करेंगे? जब पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो, मैनेजर की स्किल हमें जज करनी और मार्केट बेस्ड इवैल्यूएशन हमें चाहिए हो, राइट। सो अगेन आपके लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है कि मैनेज पोर्टफोलियो का जो पोर्टफोलियो रिटर्न है दैट इज 20% एंड मार्केट पोर्टफोलियो 13% है। सो दिस इज सेम, राइट। रिस्क फ्री रेट 4% दोनों ही केस में, एंड मार्केट रिटर्न 13% एंड 13% हमें देखने को मिल रहा है। बीटा जो है हमारे 1.5 है, एंड इन केस ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो हमारा 1 है। सो जेंसन सेल्फा का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, सो दिस इज स्टेप 1, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एंड रिस्क फ्री रेट आप बेसिकली 4% है, ठीक है। पहले हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हैं, ठीक है। सो रिस्क फ्री रेट इज 4%, बीटा आपको दिख रहा है कि 1.5 है, राइट। एंड RM इज 13% माइनस रिस्क फ्री रेट 4%। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मैनेज पोर्टफोलियो दैट इज 17.5%, ठीक है। सो दिस इज द मिनिमम रिटर्न द पोर्टफोलियो शुड अर्न फॉर इट्स लेवल ऑफ मार्केट रिस्क, राइट। एंड स्टेप 3 इज टू कैलकुलेट द जेनसेंस अल्फा, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न था इन केस ऑफ मैनेज पोर्टफोलियो दैट वाज 20%, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है आपका 17.5% मिल रहा है, दैट इज 2.5% जो है हमारा अल्फा आ गया। नाउ इसी तरीके से हम जेनसेंस अल्फा मार्केट पोर्टफोलियो के लिए भी निकाल सकते हैं, है ना। सो जो सिंस जो मार्केट का बीटा है दैट इज 1, सो एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड मार्केट रिटर्न जो है मार्केट पोर्टफोलियो के केस में इक्वल होगा। सो अल्फा जो है मार्केट का वो क्या हो जाएगा? 0, राइट। तो आपके लिए दोनों ही अल्फाज यहाँ पर गिवन है। सो अगर आप देखें तो जो मैनेज पोर्टफोलियो है 2.5% उसका अल्फा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सो दिस इज द एक्सेस रिटर्न, 2.5% एक्सेस रिटर्न हमें मिलने वाला है इन केस ऑफ मैनेज पोर्टफोलियो, जबकि एक्सेस रिटर्न इन केस ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो क्या है? 0%, ठीक है। सो जो मैनेज पोर्टफोलियो है इट इंडिकेट्स कि सुपीरियर परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एंड इट इंडिकेट्स दैट पोर्टफोलियो मैनेजर ने अपने स्किल्स का यूज करके इसको एक बेटर जो परफॉर्मेंस है वो दी है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव अल्फा बेसिकली बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को डिनोट कर रहा है, राइट। सो जेनसेंस अल्फा जो है directly measures the managerial skill, and it is most useful for the well diversified portfolio and market based evaluation के लिए बेसिकली जेनसेंस अल्फा बहुत अच्छा है, ठीक है। हायर पॉजिटिव अल्फा मींस बेटर स्टॉक सिलेक्शन एंड टाइमिंग एबिलिटी, राइट। सो आप कंपैरिजन देख सकते हैं तीनों का ही, ठीक है। अनडाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के केस में वी यूज शार्प रेशियो, एंड इन केस ऑफ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वी यूज ट्रेनर रेशियो, एंड टू इवैल्यूएट द स्किल्स ऑफ द मैनेजर्स वी यूज जेनसेंस अल्फा, राइट। एंड जेनसेंस अल्फा भी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के केस में
यूज होता है। So the next measure is Modigliani measure, and it was developed by Franco Modigliani and Leo Modigliani in the year 1997. So M square measure sharp ratio को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो परसेंटेज रिटर्न के फॉर्म में हो, ताकि उसे इजीली समझा और कंपेयर किया जा सके। तो सिंपल वर्ड्स में शार्प रेशियो एक नंबर होता है, एम स्क्वायर उस नंबर को एक्चुअल रिटर्न परसेंटेज में बदल देता है, इसलिए एम स्क्वायर शार्प रेशियो का improved और practical version माना जाता है। So the M square measure transform the sharp ratio into an absolute return figure, making it easier to interpret. It adjusts the portfolio so that it has same total risk as the benchmark, and it shows what return the portfolio would earn if it had same risk as the benchmark. तो M square का concept ये कहता है कि अगर पोर्टफोलियो के बेंचमार्क के बराबर रिस्क पर एडजस्ट कर दिया जाए तो पोर्टफोलियो कितना रिटर्न देगा, राइट? कि अगर हम पोर्टफोलियो को बेंचमार्क हमने जो भी ले रखा है उसके बराबर रिस्क से एडजस्ट कर दें तो हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या रहेगा, ये एम स्क्वायर मेजर बताता है। सो इसका मतलब पोर्टफोलियो का रिस्क बेंचमार्क के लेवल पर लाया जाता है इसमें, एंड देन फिर देखा जाता है कि एडजस्टेड पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है, राइट? इससे फेयर और मीनिंगफुल कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं दैट एम स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बेंचमार्क प्लस रिस्क फ्री रेट, राइट? सो बेसिकली जितना ज्यादा हमारा एम स्क्वायर वैल्यू रहेगी उतना ज्यादा बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस रहेगी, एंड लोअर एम स्क्वायर वैल्यू इंडिकेट्स पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, जितनी ज्यादा हमारी हाई एम स्क्वायर इंडिकेट्स बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, जबकि लोअर एम स्क्वायर रिप्रेजेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, राइट? एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म। अगर हमारा एम स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन बेंचमार्क रिटर्न है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो सुपीरियर है। अगर एम स्क्वायर इज इक्वल टू बेंचमार्क, ठीक है, तो इट इंडिकेट्स दैट वी हैव एवरेज परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड अगर एम स्क्वायर जो है इज लेस देन बेंचमार्क रिटर्न, तो इट इंडिकेट्स inferior performance. Now uses of m square measure, right? So the first use is makes sharp ratio easy to interpret. Students sharp ratio एक abstract number होता है, जैसे 0.65 1.2 यानी 0.9, जो easily समझ नहीं आता। तो m square क्या करता है, sharp ratio को परसेंटेज रिटर्न में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स इसे इजीली समझ पाते हैं, ठीक है, कि पोर्टफोलियो ने एक्चुअल टर्म्स में कितना परफॉर्म किया है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसेस परफॉर्मेंस इन परसेंटेज रिटर्न फॉर्म। एम स्क्वायर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये परफॉर्मेंस को रिटर्न परसेंटेज के फॉर्म में दिखाता है ना? सो स्टूडेंट्स रिटर्न को इजीली रिलेट कर पाते हैं, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है। नंबर से ज्यादा परसेंटेज रिटर्न समझना क्या होता है, इजी होता है। नेक्स्ट इज अलाउज डायरेक्ट कंपैरिजन विद द बेंचमार्क रिटर्न। एम स्क्वायर डायरेक्टली बताता है पोर्टफोलियो का एडजस्टेड रिटर्न बेंचमार्क रिटर्न के साथ, एंड इसीलिए इन्वेस्टर्स क्लियरली देख पाते हैं कौन जो है बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स। एम स्क्वायर इन्वेस्टर्स के लिए इजी डिसीजन टूल है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन टूल है। मैनेजर्स अपनी परफॉर्मेंस बेंचमार्क के अगेंस्ट क्लियरली जस्टिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट इज प्रेफर्ड फॉर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। रियल वर्ल्ड में सिंपल क्लियर एंड कंपेरेबल इसे किया मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। एंड इसीलिए एम स्क्वायर प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा प्रेफर्ड रिस्क एडजस्टेड मेजर माना जाता है। अब बात करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस की। द फर्स्ट लिमिटेशन इज रिक्वायर्स बेंचमार्क वॉलेटिलिटी। एम स्क्वायर का रिजल्ट बेंचमार्क के क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर बेंचमार्क गलत चूज किया गया तो पोर्टफोलियो के स्टाइल से मैच नहीं करता, मान लो, है ना, तो एम स्क्वायर जो है हमारा मिसलीडिंग हो जाएगा। इसलिए बेंचमार्क सिलेक्शन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन शार्प रेशियो अजम्पशंस। एम स्क्वायर शार्प रेशियो पर बेस्ड होता है और शार्प रेशियो अज्यूम करता है कि रिटर्न्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
टोटल रिस्क ही रेलेवेंट है। बट रियलिटी में क्या होता है कि मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं, रिटर्न स्क्विड होते हैं, है ना? एंड इसीलिए एम स्क्वायर भी परफेक्ट नहीं होता, है ना? क्योंकि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता इन रियलिटी, राइट? So this is the numerical example. Returns of managed portfolio आपको देखने को मिल रहा है 20%, 13% मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न है, रिस्क फ्री रेट 4% है, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द मैनेज पोर्टफोलियो अगर 32% है एंड मार्केट पोर्टफोलियो क्या है 20%। जस्ट लाइक कि हम जो फर्स्ट एग्जांपल से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? सो स्टेप वन देख सकते हैं आप, अंडरस्टैंडिंग एम स्क्वायर मेजर। आप सबसे पहले एम स्क्वायर मेजर जो है उसको समझेंगे, ठीक है? एंड आप क्या करोगे, पोर्टफोलियो का वेट्स निकालोगे, ठीक है? वेट ऑफ मैनेज पोर्टफोलियो आप कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो क्या है 20%, एंड पोर्टफोलियो जो मैनेज पोर्टफोलियो है उसका कितना है 32। सो 0.625 आपका आ गया वेट ऑफ मैनेज पोर्टफोलियो। इसी तरीके से आप वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट भी आप निकाल सकते हो, कैसे? 1 माइनस वेट ऑफ रिस्की एसेट, तो 1 माइनस 0.625 क्या आ गया 0.375 आ गया आपका रिस्क फ्री एसेट का वेट, ठीक है? तो दैट मीन 62.5% जो है आपने मैनेज पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करा है एंड 37.5% आपने ट्रेजरी बिल्स या रिस्क फ्री एसेट के अंदर इन्वेस्ट करा। सो नाउ स्टेप 3, रिस्क ऑफ एडजस्टेड पोर्टफोलियो आप निकालेंगे। सो रिस्क ऑफ एडजस्टेड पोर्टफोलियो आप कैसे निकाल सकते हैं? एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो स्टार्ट, ठीक है? एंड आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपने वेट निकाला है ऑफ रिस्की पोर्टफोलियो इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। कितना निकला था वेट? 0.625, ठीक है? मैनेज पोर्टफोलियो का वेट आपका 0.625 निकला था एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 32%। सो दिस इज the standard deviation of the risk adjusted portfolio, ठीक है? एंड दैट इज 20%। सो एडजस्टेड पोर्टफोलियो का जो अब रिस्क है दैट इज सेम एज ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। अब आप रिटर्न निकालेंगे एडजस्टेड पोर्टफोलियो का, कैसे? आर स्टार पी इज इक्वल टू वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट दैट इज 0.375 इंटू कर देंगे आप रिस्क फ्री एसेट, क्या था? 4%, ठीक है? उसका रिटर्न आप 4% था, प्लस वेट ऑफ रिस्की एसेट दैट इज 0.625 इनटू रिटर्न फ्रॉम द मैनेज पोर्टफोलियो दैट वाज 20%, एंड ऐसे आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकल जाएगा 14%। नाउ स्टेप 5, कैलकुलेट एम स्क्वायर मेजर। तो एम स्क्वायर का फॉर्मूला है एम स्क्वायर इज इक्वल टू रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो में से अगर आप के रिटर्न में से अगर आप रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो अपने माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एम स्क्वायर। तो 14% में से 13% माइनस करिए, आपके पास आ गया 1%। सो आपने देखा कि आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द टोटल रिस्क मैनेज्ड पोर्टफोलियो जो है 14% रिटर्न अर्न करता है, जबकि मार्केट का रिटर्न कितना है 13%। द मैनेज पोर्टफोलियो जो है उसने मार्केट के पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म करा है बाय 1%, दैट मीन्स 1% ज्यादा रिटर्न कमाया। सो एम स्क्वायर is plus 1%, that indicates superior risk adjusted performance, and m square is an extended version of the Sharpe ratio, ठीक है? आप शार्प रेशियो को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ठीक है? एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। हायर एम स्क्वायर इंडिकेट करता है कि बेटर परफॉर्मेंस है। सो आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द टोटल रिस्क द मैनेज पोर्टफोलियो हैज आउट परफॉर्म द मार्केट बाय 1%, right? So the next is Trainer squared measure, and it was developed in the late 1990s. The T square measure is similar to M square but adjust the portfolio to have the same beta as the market, right? तो जो T square measure है, ठीक है? वो बेसिकली ट्रेनर रेशियो को परसेंटेज रिटर्न के फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाय एडजस्टिंग द पोर्टफोलियो टू हैव द सेम बीटा एज द मार्केट। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो पोर्टफोलियो का बीटा मार्केट के बराबर इसमें किया जाता है एंड फिर देखा जाता है कि रिटर्न हमारा क्या है। तो इट फोकसेस ओनली ऑन द सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है? तो ट्रेनर स्क्वेयर्ड जो है वो अज्यूम करता है कि हमारा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है एंड जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है, अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है।
आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी माइनस आर एम स्टार. आर पी रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस आर एम स्टार, दैट मीन्स मार्केट एडजस्टेड रिक्वायर्ड रिटर्न, राइट. अगर आप इसकी इंटरप्रिटेशन देखें तो पॉजिटिव टी स्क्वायर जो है हमारी सुपीरियर मार्केट रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, नेगेटिव टी स्क्वायर इंफीरियर परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, एंड जीरो टी स्क्वायर एवरेज परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है. यूजेस ऑफ ट्रेनर स्क्वायर्ड मेजर. द फर्स्ट यूज इज कन्वर्ट्स ट्रेनर रेशियो इनटू परसेंटेज रिटर्न. ट्रेनर रेशियो एक नंबर होता है जो इंटरप्रिटेशन में डिफिकल्ट होता है, राइट. सो टी स्क्वायर उस नंबर को रिटर्न परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट इज यूजफुल व्हेन मार्केट रिस्क इज प्राइमरी कंसर्न. जब इन्वेस्टर का मेन फोकस हो मार्केट फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक मूवमेंट्स, तब टी स्क्वायर बेस्ट होता है क्योंकि ये सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है. नेक्स्ट इज अलाउज डायरेक्ट बेंचमार्क कंपैरिजन. सो टी स्क्वायर पोर्टफोलियो रिटर्न को मार्केट रिटर्न के अगेंस्ट डायरेक्ट कंपेयर करता है, डिसीजन मेकिंग क्लियर और ऑब्जेक्टिव हो जाती है. नेक्स्ट इज सुटेबल फॉर वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्योंकि टी स्क्वायर अनसिस्टमेटिक रिस्क इग्नोर करता है, इसलिए ये म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशन पोर्टफोलियोज के लिए आइडियल होता है. सो स्टूडेंट्स, एम स्क्वायर में हमने, जिससे पहले हमने एम स्क्वायर पढ़ा, उसके अंदर हमने टोटल रिस्क की बात करी, ठीक है, टोटल रिस्क के साथ परफॉर्मेंस हमने चेक करी थी. बट टी स्क्वायर में हमने ओनली एंड ओनली मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग यानी सिस्टमेटिक रिस्क के अकॉर्डिंग हमने परफॉर्मेंस चेक करी. सो दोनों ही रेशियोज को परसेंटेज रिटर्न में बदलकर रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग को इजीली जो है ये दोनों रेशियोज बना देते हैं. एम स्क्वायर शार्प रेशियो को कन्वर्ट करता है एंड टी स्क्वायर ट्रेनर रेशियो को कन्वर्ट करता है, राइट. सो देखिए हमारे पास अगेन वही डेटा है. पोर्टफोलियो का रिटर्न 20% है, मार्केट रिटर्न वी हैव 13%, रिस्क फ्री रेट 4% है, पोर्टफोलियो का बीटा वी हैव 1.5 एंड मार्केट का बीटा वी हैव 1. ठीक है, तो हम सबसे पहले वेट ऑफ मैनेज पोर्टफोलियो एंड वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बीएम डिवाइडेड बाई बीपी करेंगे. ठीक है, मतलब कि बीटा ऑफ मार्केट एंड डिवाइड करेंगे उसको पोर्टफोलियो के बीटा से, तो हमारे पास वेट ऑफ रिस्की या मैनेज पोर्टफोलियो आ जाएगा. एंड उसको बेसिकली रिस्क फ्री एसेट वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे. ठीक है, तो 1 माइनस रिस्क फ्री, सॉरी 1 माइनस वेट ऑफ मैनेज पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट. ठीक है, तो दैट विल बी 0.33. ठीक है, तो दैट मीन 67% जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है मैनेज पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, एंड 33% वी हैव इन्वेस्टेड इन द ट्रेजरी बिल, दैट इज रिस्क फ्री एसेट. देन स्टेप 2 इज बीटा ऑफ एडजस्टेड पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना. ठीक है, बीटा ऑफ एडजस्टेड पोर्टफोलियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो वेट है जो भी मैनेज पोर्टफोलियो का जो वेट है दैट इज 0.67, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो से. 0.67 इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो दैट इज 1.5, तो हमारे पास बीटा आ गया 1. ठीक है, द एडजस्टेड पोर्टफोलियो का अब वेट कितना होगा, एग्जैक्टली मार्केट पोर्टफोलियो जितना हो गया, दैट इज 1, राइट. अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज रिटर्न ऑफ एडजस्टेड पोर्टफोलियो. एंड वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ जो भी रिस्क फ्री एसेट है इनटू रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री एसेट, एंड देन इसमें प्लस कर देंगे वेट ऑफ रिस्की पोर्टफोलियो जो कि वेट ऑफ मैनेज पोर्टफोलियो है इनटू रिटर्न ऑफ द मैनेज पोर्टफोलियो, एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम. ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा रिस्क, जो रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो दिस इज 14.72%, एंड देन हम अपना ट्रेनर स्क्वायर्ड जो है निकाल सकते हैं. नाउ दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, हम जो एडजस्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न है उसमें से मार्केट का रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1.72% ट्रेनर स्क्वायर्ड आ जाएगा, राइट. तो आप देख सकते हैं 1.72%, सिंस इट इज ग्रेटर देन जीरो, इट इंडिकेट्स पॉजिटिव टी स्क्वायर, एंड इसका मतलब है कि हमारी जो रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस है वो सुपीरियर है. ठीक है, एंड टी स्क्वायर जो है यूजफुल होता है वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अंदर, एंड जब हमारे पास ओनली वन रेलेवेंट रिस्क हो दैट इज मार्केट रिस्क, एंड व्हेन कंपेयरिंग द एक्टिव फंड मैनेजर्स. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पोर्टफोलियो स्टाइल इवैल्यूएशन. तो पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया या नहीं दिया, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं होता बल्कि किस स्टाइल को फॉलो करके दिया ये भी इम्पोर्टेंट होता है. तो पोर्टफोलियो स्टाइल इवैल्यूएशन का मतलब है कि पोर्टफोलियो मैनेजर ने कौन सा इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो किया, क्या वो स्टाइल जो था वो कंसिस्टेंट रहा या टाइम के साथ चेंज होता रहा,
एंड सिंपल वर्ड्स में अगर अब बात करें तो मैनेजर्स ने कहा कुछ और था और एक्चुअली कुछ और किया, ये चेक करना ही स्टाइल इवैल्यूएशन का काम होता है, राइट? तो पोर्टफोलियो स्टाइल इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज द इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड बिहेवियर followed by the portfolio manager, and it also checks the consistency with the stated strategy, right? So why do we need portfolio style evaluation? So students सिर्फ returns देखना काफी नहीं होता है, पोर्टफोलियो स्टाइल इवैल्यूएशन इज नीडेड बिकॉज मैनेजर्स की स्ट्रैटेजी हमें समझनी होती है, रिस्क प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए पोर्टफोलियो स्टाइल इवैल्यूएशन चाहिए होता है। अगर कुछ स्टाइल में ड्रिफ्ट आया है, कुछ चेंज देखने को मिला है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें पोर्टफोलियो स्टाइल इवैल्यूएशन की नीड होती है। बेंचमार्क सिलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी इसकी नीड होती है। सो कभी कभी पोर्टफोलियो हाई रिटर्न देता है लेकिन स्टाइल चेंज की वजह से रिस्क भी हमारा बढ़ जाता है, तो उसी चीज को देखने का काम जो है पोर्टफोलियो स्टाइल इवैल्यूएशन का होता है। एंड इट वाज अगर आप देखेंगे तो कॉमन जो पोर्टफोलियो स्टाइल्स है, आपने अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि वैल्यू स्टाइल हो सकता है, ग्रोथ स्टाइल हो सकता है, देन वी हैव इनकम स्टाइल। ठीक है, तो अगर आप बात करें मेथड्स ऑफ पोर्टफोलियो स्टाइल इवैल्यूएशन की, तो हमारे पास फर्स्ट मेथड आता है, इट इज रिटर्न बेस्ड स्टाइल एनालिसिस। ठीक है, RBSA, एंड it was given by Sharpe in the year 1992, right? So return based style analysis जो है पोर्टफोलियो के पास्ट रिटर्न, हिस्टोरिकल रिटर्न्स को यूज करता है टू एस्टिमेट क्लास एक्सपोजर, राइट? एंड ये एस्टिमेट करता है कि पोर्टफोलियो कौन कौन से एसेट क्लासेस में इन्वेस्टेड रहा होगा। ठीक है, तो इस मेथड को किसने डेवलप करा? विलियम एफ शार्पे ने। तो जो रिटर्न बेस्ड स्टाइल एनालिसिस है, आप उसका फॉर्मूला देख सकते हैं, दैट इज सिग्मा ऑफ वेट ऑफ एसेट क्लास आई इनटू वी हैव रिटर्न ऑफ एसेट क्लास आई प्लस एरर टर्म। ठीक है, अगर ऐसे ये कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? पोर्टफोलियो का रिटर्न, राइट? तो जो रिटर्न बेस्ड स्टाइल एनालिसिस है उसका कंसेप्ट ये मानता है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न डिफरेंट एसेट क्लासेस के रिटर्न का कॉम्बिनेशन होता है, एक्चुअल होल्डिंग्स देखने की जरूरत हमें नहीं होती है, राइट? सो अगर आप इंटरप्रिटेशन देखें आरबीएसए की, तो आरबीएसए हमें बताता है कि पोर्टफोलियो का कितना एक्सपोजर इक्विटीज, बॉन्ड्स, कैश एक्सेट्रा में था, स्टाइल टाइम के साथ चेंज हुआ या नहीं हुआ। ये मेथड स्टाइल ड्रिफ्ट आइडेंटिफाई करने में यूजफुल होता है। अगर आप इसके एडवांटेज देखें तो इसमें होल्डिंग डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इजीली अवेलेबल रिटर्न्स डेटा इसमें यूज होता है, कोस्ट इफेक्टिव मेथड है ये। एंड अगर आप इसकी लिमिटेशन देखें तो ये बेसिकली बैकवर्ड लुकिंग होता है, पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर स्ट्रैटेजी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। सो कहीं ना कहीं इसमें दिस इज द डिस्क्रिपेंसी, आप कह सकते हैं दिस इज द लिमिटेशन, एक्चुअल होल्डिंग्स को एग्जैक्टली जो है ये मेथड शो नहीं करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, दैट इज होल्डिंग बेस्ड स्टाइल एनालिसिस। ठीक है, होल्डिंग बेस्ड स्टाइल एनालिसिस पोर्टफोलियो के एक्चुअल सिक्योरिटी होल्डिंग्स को एनालाइज करता है कि इट एग्जामिन्स एक्चुअल सिक्योरिटीज हेल्ड। ये चेक करता है कि पोर्टफोलियो रियलिटी में किस स्टाइल को फॉलो कर रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो इस मेथड में पोर्टफोलियो के अंदर रखे हुए स्टॉक्स का प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेक्टर एलोकेशन एनालाइज किया जाता है। ये रियल पिक्चर दिखाता है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, सो स्टाइल वेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टाइल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू, राइट? एंड ये जो है जो रिटर्न बेस्ड स्टाइल एनालिसिस है उससे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली एक्यूरेट स्टाइल आइडेंटिफिकेशन होती है, रियल इन्वेस्टमेंट बिहेवियर समझ में आता है, स्टाइल ड्रिफ्ट जो है वो हम तुरंत डिटेक्ट इसमें कर सकते हैं। अगर आप इसके एडवांटेज देखें तो ये हाईली एक्यूरेट है, रियल टाइम स्टाइल एनालिसिस है, एंड पोर्टफोलियो ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसके अंदर बढ़ जाती है। लिमिटेशंस की अगर आप बात करें तो डिटेल्ड होल्डिंग डेटा हमें चाहिए होता है, कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये, एंड डेटा अवेलेबिलिटी का इसमें मोस्टली इशू देखने को मिलता है, राइट? सो द नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो एट्रीब्यूट्स एनालिसिस। ठीक है, तो इस मेथड में पोर्टफोलियो के फाइनेंशियल करेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, पोर्टफोलियो के करेक्टरिस्टिक्स को हम एनालाइज करते हैं, जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड, मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट?
एंड इस एनालिसिस का एम होता है कि पोर्टफोलियो का ओवरऑल बिहेवियर समझना, वैल्यू ग्रोथ या इनकम ओरिएंटेशन आइडेंटिफाई करना। इसमें कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। एंड इसके अगर आप एडवांटेजेस देखें तो इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्विक स्टाइल आइडेंटिफिकेशन आप इसमें कर सकते हैं, एंड इट इज यूजफुल फॉर द इन्वेस्टर्स। लिमिटेशंस की अगर आप बात करें तो इसमें क्वालिटेटिव जजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, ठीक है। जो स्टाइल इवैल्यूएशन जो है, मैनेजर की कंसिस्टेंसी इससे जज होती है। रिस्क प्रोफाइल हमें समझ में आता है मैनेजर्स का। इन्वेस्टर सॉरी रिस्क प्रोफाइल हमें समझ में आता है, जो डिफरेंट हमने हमारी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस अलाइन होती हैं। बेंचमार्क सिलेक्शन हमारा एक्यूरेट हो पाता है। सो परफॉर्मेंस स्टाइल इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन हाउ रिटर्न्स आर जनरेटेड, नॉट जस्ट हाउ मच रिटर्न वाज अर्नड, राइट। सो एक अच्छा पोर्टफोलियो सिर्फ हाई रिटर्न्स नहीं देता, बल्कि अपने प्रॉमिस स्टाइल के अंदर रहकर रिटर्न देता है। सो द नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस। तो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस का मतलब होता है पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को ब्रेक डाउन करना, ये आइडेंटिफाई करना कि परफॉर्मेंस का सोर्स क्या था। ठीक है, हम सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हमारी अच्छी परफॉर्मेंस है या गंदी परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो उसका सोर्स क्या है। देखिए, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एक्सप्लेन्स व्हाई अ पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म्ड और अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क बाय आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रिटर्न। ठीक है, हम इसमें बेसिकली जो परफॉर्मेंस का सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, एंड किस डिसीजन की वजह से ये रिटर्न आया उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश हम करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो रिटर्न्स का रीजन ढूंढना ही एट्रीब्यूशन एनालिसिस है। तो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस आइडेंटिफाइज द सोर्सेज ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न्स एंड एक्सप्लेन्स व्हाई द पोर्टफोलियो परफॉर्म्ड बेटर और वर्स देन द बेंचमार्क। सो स्टूडेंट, सिर्फ ये कहना कि पोर्टफोलियो ने 15% रिटर्न दिया है काफी नहीं है। ये भी जरूरी है, बेसिकली ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये रिटर्न कैसे आया। ठीक है, अलोकेशन से या सिलेक्शन से, स्किल से या लक से। इसलिए परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस यूज होता है। ठीक है, और अगर आप बात करें परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस के मेन ऑब्जेक्टिव की, तो मैनेजर के डिसीजंस को इवैल्यूएट करना, स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करना, फ्यूचर स्ट्रैटेजीज जो है हमारी उसको इम्प्रूव करना, एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना इसका मोटिव होता है, राइट। सो thank you students for watching this video. So this video was the part 2 of the portfolio performance evaluation. In this part, we covered various risk adjusted performance measures in detail. We discussed the Sharpe ratio, Trainer ratio, then Jensen's alpha, Modigliani measure, and Trainer squared measure, along with their numerical examples so that you can clearly understand both the concept and its practical application. In addition to this, we also covered portfolio style evaluation. Under portfolio style evaluation, we discussed return based style analysis and holding based style analysis to understand the investment style and consistency of the portfolio manager. Finally, we explained performance attribution analysis, where we learned how to identify the sources of portfolio returns and understand why a portfolio outperformed or underperformed the benchmark. So, I hope this part 2 of our uh, portfolio performance evaluation helps you gain a deeper understanding of the portfolio performance evaluation. So, thank you once again for watching. We will continue with the next topic in the upcoming video. Thank you so much.